विद्यार्थियों, आज के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे समाज किसे कहते हैं। यदि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि हम समाज किसे कहते हैं। हम सभी किसी न किसी समाज का हिस्सा हैं। हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। परंतु समाज किसे कहते हैं? समाजशास्त्र में समाज एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक अवधारणा है, जहाँ व्यक्ति को अपने विकास के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता होती है। वहाँ समाज को व्यक्ति व्यक्ति के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों की आवश्यकता भी होती है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना तक नहीं की जा सकती, यानी कि व्यक्ति के बिना समाज नहीं हो सकता और समाज के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। अगर हम इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करें तो बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थों में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी संगठित या असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, महिला समाज, मजदूर समाज, विद्यार्थी समाज, प्रार्थना समाज, पुरुष समाज आदि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। यह समाज शब्द का साधारण अर्थ है, जिसका प्रयोग विभिन्न लोग अपने अपने ढंग से करते हैं। विभिन्न समाज वैज्ञानिक तक ने समाज शब्द को अपने अपने ढंग से अर्थ लगाया है, यानी कि लोगों का एक समूह जिनका आपसी संबंध होता है, आपसी क्रियाएं जिनके अंदर होती हैं, एक दूसरे का साथ जिनको चाहिए होता है। इस तरह से इन उद्देश्यों के लिए, स्वार्थ के लिए, ज़रूरत के लिए वो एक समूह का निर्माण करते हैं। और ये समूह का निर्माण यानी एक समूह जो है उसे समाज कहते हैं। और हर समाज का एक कोई ना कोई नाम होता है। जैसे हमने बहुत सारे उदाहरण दिए थे, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, महिला समाज यानी महिलाओं का समाज जो महिलाओं के लिए कार्य करता है, महिलाओं के बारे में सोचता है। महिलाओं की एक समूह है जिसमें महिलाएं महत्वपूर्ण होती हैं। धार्मिक समाज यानी धर्म से संबंधित समाज, जहाँ पे सिर्फ धर्म महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने, विद्वानों ने समाज की अपने अपने अर्थ से, अपने अपने ढंग से परिभाषाएं दी हैं। यदि हम कुछ परिभाषाओं की बात करें तो गिडिंग्स के अनुसार समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुए या संबंध हैं। ठीक वही बात उन्होंने कही है कि समाज क्या है? एक समूह है, एक संगठन है, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। और उनमें एक औपचारिक संबंध होता है, यानी उनमें सम्मान की भावना होती है, एक दूसरे के कर्तव्य का उन्हें ज्ञान होता है, अपने अधिकारों का उन्हें ज्ञान होता है और वो उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। एक अन्य परिभाषा अगर हम देखें तो र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की जटिलता का बोध कराती है। यानी कि समाज व्यक्तियों से बना है। यदि व्यक्ति नहीं होंगे तो हम समाज को नहीं देख सकते, इसलिए समाज अमूर्त है। यानी व्यक्तियों का व्यवहार समाज है। जब तक व्यक्ति रहेंगे तब तक समाज है, व्यक्ति नहीं होंगे तो समाज नहीं होगा। तो उनके बीच जो पारस्परिक संबंधों की जो जटिलता पाई जाती है, रूटर ने उसे समाज कहा है। इसलिए क्योंकि संबंध को हम आँखों से देख सकते हैं, यदि लेकिन मनुष्य अगर वहाँ नहीं है तो हम उसे नहीं देख सकते, इसलिए समाज अमूर्त माना गया है। व्यक्तियों के बीच पनपने वाले संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था को समाज माना गया है, जो कि अमूर्त है। हम समाज को समझने के बाद में इसकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि समाज की आखिर क्या विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं हमें बताती हैं कि समाज का वास्तविक अर्थ क्या होता है। पहली विशेषता, पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अति आवश्यक है और इस जागरूकता के आधार पर निर्मित होने वाले सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। यानी कि जो पारस्परिक संबंध हैं, उन संबंधों के आधार पर व्यक्ति जागरूक होता है, उसके आधार पर उसके सामाजिक संबंध अन्य लोगों से बनते हैं। उन संबंधों की व्यवस्था को ही समाज कहा जाता है। समाज अमूर्त है। ये बात हमने अभी पहले भी चर्चा की है कि समाज अमूर्त है, क्योंकि समाज व्यक्तियों का समूह न होकर उसमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल होता है।
यानी मनुष्य के आपसी संबंध जो केवल मनुष्य की उपस्थिति में ही दिखाई देते हैं। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, उन्हें ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है, उन्हें केवल अनुभव और महसूस किया जाता है। सामाजिक संबंधों के आधार पर ही समाज को अमूर्त माना गया है। मनुष्य की उपस्थिति में इसे देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, परंतु यदि मनुष्य नहीं है तो आप समाज को नहीं देख सकते। हम यानी कि समाज की कोई भी पिक्चर नहीं बना सकते हैं। समाज की तीसरी विशेषता है समाज में समानता एवं असमानता। समाज के अंदर समानता और असमानता दोनों ही देखने को मिलती हैं। ये दोनों ही आवश्यक तत्व होते हैं और दोनों का अपना महत्व होता है। अभी तक ऐसे किसी समाज की कल्पना नहीं की जा सकी है जिसमें पूर्ण समानता हो या पूर्ण असमानता हो, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जहाँ पर होंगे उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में समानता दिखाई देगी और किसी न किसी चीज़ के अंदर असमानता दिखाई देती है। अगली विशेषता है समाज में सहयोग एवं संघर्ष। अगर समाज होगा, व्यक्ति होंगे तो अवश्य ही सहयोग होगा और अवश्य ही संघर्ष होगा। यानी प्रत्येक समाज में सहयोग एवं संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रियाओं के रूप में पाए जाते हैं। मनुष्य एवं समूह को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है, लेकिन जहाँ वे सहयोग से ऐसा नहीं कर पाते उस स्थिति में वहाँ पर संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि समाज में बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है और प्रत्येक व्यक्ति के विचार एक जैसे नहीं हो सकते। आपस में विचारों का तालमेल होना आवश्यक नहीं है, हाँ, लेकिन मानवीय भावना और सहयोग की भावना अवश्य होनी चाहिए। परंतु कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि व्यक्ति के विचार सहयोग की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती और ऐसी स्थिति और वातावरण के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक विशेषता यह भी है कि समाज में अन्योन्याश्रितता पर आधारित, यानी समाज जो है वो प्राणी शास्त्रीय, शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरों के संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, उस पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि व्यक्ति अकेला जीवन नहीं जी सकता। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, अन्य व्यक्तियों के ऊपर निर्भर रहता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। अकेला व्यक्ति पागल हो सकता है, उसका दिमागी संतुलन खराब हो सकता है, परंतु वह स्वस्थ और अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उसे विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए दूसरे मनुष्य पर निर्भर होना पड़ता है और उसके ऊपर भी कोई ना कोई मनुष्य निर्भर होता है। समाज सहयोग और संघर्ष से चलता है, अकेले व्यक्ति से नहीं। समाज में सदैव परिवर्तनशीलता और जटिल व्यवस्था है, यानी कि समाज एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक स्थान पर समाज देखने को मिलता है। व्यक्ति की परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक संबंध एवं आवश्यकताएं समय समय के अनुसार बदलती रहती हैं और इसका क्या परिणाम होता है? इसका परिणाम ये होता है कि इन सब के अनुसार ही समाज भी बदलता रहता है। जैसे जैसे सामाजिक संबंध बदलेंगे, आवश्यकताएं बदलेंगी, सहयोग, संघर्ष, उसमें उनके रूप में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाएगा, समाज में भी उसी प्रकार से परिवर्तन होता जाता है और समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता रहता है। एक अन्य विशेषता, समाज मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है, यानी कि जो समाज है हम केवल उसे मनुष्य तक सीमित नहीं रह सकते। समाज में पशु भी पाए जाते हैं। सभी जीवधारियों के अपने अपने समाज होते हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम पशु समाज का अध्ययन न करके मानव समाज का अध्ययन करते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पक्षी, इन सब का समाज पाया जाता है, ठीक जिस तरह से मनुष्य का समाज पाया जाता है। परंतु समाजशास्त्र में हम केवल मनुष्य के समाज का अध्ययन करते हैं, अन्य जीव जंतुओं के समाज का अध्ययन हम नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि अन्य पशुओं की तुलना में मानव के विकास के उच्चतर स्तर से है, यानी कि मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, अलग है और वहीं अपनी योग्यता, क्षमता, गुणों व शारीरिक विशेषताओं के कारण वह संस्कृति का निर्माता भी होता है। यानी हमारे मनुष्य समाज में संस्कृति होती है, उस संस्कृति को निभाते हुए, उस संस्कृति का पीछा करते हुए, उस संस्कृति के अनुसार व्यवहार करते हुए मनुष्य को अपना जीवन जीना पड़ता है।
इस प्रकार से समाज मनुष्यों का समूह है, मनुष्य के आपसी संबंध हैं, उन संबंधों के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है। अगर मनुष्य नहीं होंगे, उनके आपसी संबंध नहीं होंगे, आपसी क्रियाएं नहीं होंगी, सहयोग नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, तो समाज नहीं होगा। और अगर समाज है तो ये सारी क्रियाएं उसके अंदर अवश्य रूप से पाई जाएंगी। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ संघर्ष ना हो, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ सहयोग ना हो। बिना सहयोग के किसी भी समाज के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार से साधारण अर्थों में हम यही कहेंगे, व्यक्तियों का समूह और उनके आपसी संबंध जो हैं, उन आपसी संबंधों के आधार पर ही समाज का निर्माण होता है और प्रत्येक समाज को एक नाम दिया जाता है जो उसकी पहचान होता है। धन्यवाद।